हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल गई है। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन नॉलेज स्काई चैनल। तो गाइज़, आज जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉलेज स्काई चैनल पर हम जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हाई क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। स्पेशली हम यूपीएससी, ईपीएफ और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप सभी को करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत सारे पैरेलल कोर्सेज, ठीक है। एक बार मैं ज़रूर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो 4 तरह से चल रही हैं। एक क्लास जो कि ये है हम आपको 8:30 बजे रात को मिलती है, ये लाइव होती है, ठीक है। इसके अलावा रात को 11 बजे एक क्लास होती है जो कि लाइव होती है। उस क्लास के अलावा यदि हम बात करें इन दोनों क्लासेस के अलावा, तो सुबह 6 बजे एक क्लास होती है जिसमें हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, और सुबह 10 बजे एक क्लास होती है जिसमें हम डेली वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। तो ये 4 क्लासेस जो है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आप न्यू व्यूअर हैं और आपको क्लासेस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इस टाइम पर आप चैनल पर अवेलेबल रहा करें और क्लासेस को प्रॉपर अटेंड करें। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, नॉलेज स्काई जो है वो इस एम पर काम कर रहा है कि हमें आप सभी को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराना है, ठीक है। नॉलेज का इस एक एम के साथ चल रहा है कि जो एजुकेशन इट शुड बी फ्री टू ऑल, एजुकेशन शुड बी फ्री टू ऑल, एंड वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर फ्री, ठीक है ना। जितने भी लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो सभी के सभी आपको फ्री कराए जाएंगे। और हम ये प्रॉमिस करते हैं आप सभी से कि कोई भी वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए आगे भविष्य में पेड हम नहीं करने वाले हैं। हम इस एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में हर एक कोने कोने तक इस देश के पहुंचा सकें और हर एक बच्चे को जो है वो बेनिफिट कर सकें, ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप लोग वीडियोस को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ भी पॉसिबल है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए मैं बता दूं कि आज की क्लास जो है हम अकाउंटिंग हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग लेखांकन जो है आज हम हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी बहुत सारे प्यारे बच्चों के मेरे पास जो थे क्वेरीज आ रही थी कि सर आप जो है अकाउंटिंग हिंदी में कब से शुरू करेंगे, और मैं आप सभी से बोल रहा था कि अकाउंटिंग आपको बहुत जल्द हिंदी में मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये रही आपकी अकाउंटिंग हिंदी में, ठीक है। आज से हम हिंदी में क्लासेस जो है स्टार्ट करने वाले। आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक है। और बहुत जो बेसिक टर्मोलॉजीज़ हैं उन्हें हम समझने वाले हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है और जो जो आपको पता होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आज की क्लास में हम आप सभी प्यारे बच्चों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर लें, ठीक है। और यदि आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं लेखांकन। लेखांकन मतलब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग की हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम अकाउंटिंग में आगे की चीज़ों को इनिशिएट करेंगे, आगे की चीज़ों को शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की, लेखांकन की। तो लेखांकन होता क्या है ज़रा समझिए। जो लेखांकन है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेख और अंकन, लेख और अंकन, ठीक है। और 2 शब्दों के मेल से बने इस शब्द को लेखांकन कहते हैं। अब यहाँ पर लेखा से मतलब क्या है, लिखने से होता है, और अंकन से मतलब होता है अंकों को, मतलब अंकों को लिखना, ठीक है, सही सटीक तरीके से फुली मैनर्ड वे में लिखना क्या कहलाता है, आपका लेखांकन कहलाता है। अर्थात किसी घटनाक्रम में अंकों को लिखे जाने को लेखांकन कहते हैं, ठीक है। लेखांकन में एक शब्द जो यूज़ होता है लेख और लेखा, ठीक है। लेख मतलब लिखना और लेखा मतलब जिस बही खाते में आप लिखते हैं उसे, ठीक है। तो लेखा का मतलब क्या आता है, वो बही खाता जिसमें आप लिखते हैं। ये एक ट्रेडिशनल टर्म है, ठीक है, जो कि यूज़ होती है और इसी को इंग्लिश में हम अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। जो आपका बही खाता होता था वही अकाउंट कहलाता था। और आज के ज़माने में ये चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। हम कंप्यूटर में अकाउंट खोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड वे में उन सभी को रखते हैं, ठीक है, जिससे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। बट जो ट्रेडिशनल में वे था वो क्या था कि भाई आप एक ने सभी ने देखा होगा पुरानी दुकानों पर एक लाल कलर की नोटबुक होती थी जिसमें सभी चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है। तो वो लेखा कहलाता था जिसमें अकाउंट जो है वो खोले जाते थे। आपके पास कितना पैसा आया, आपके पास कितना पैसा गया, मतलब आपने कितना खर्च किया, आपने कितना कमाया, ठीक है। और खर्च और कमाने का जो अंतर होता था वो आपका लाभ या हानि होता था। यदि आपकी कमाई ज़्यादा है खर्च से तो आपको लाभ होता था, और यदि आपकी कमाई कम है आपके खर्च से तो आपको हानि होती थी। तो ये जो लिखने का और रखने का सलीका होता था, तरीका होता था, यही आपका लेखांकन कहलाता है, ठीक है। यदि बहुत सिंपल में बात करें लेखांकन अकाउंटिंग की तो क्या होता है कि आप जब एक व्यापार करते हैं, कोई छोटे से व्यापार का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपने एक दुकान खोली है, ठीक है। तो उस दुकान में क्या होगा, आय होगा, व्यय होगा, और आय और व्यय के बीच का जो अंतर होगा वही आपका लाभ या हानि होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो अंतर है वही आपका प्रॉफिट है और लॉस है, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब हम आगे बात करें प्रॉफिट और लॉस की यहाँ पर, तो प्रॉफिट और लॉस में कुछ और चीज़ें आपको जो है वो समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर की डिफरेंस को तो हमने बोल दिया, लेकिन इनकम किन किन वेज में हो रही है, एक्सपेंडिचर किन किन तरीके से हो रहा है, आपका आय किस किस तरीके से और व्यय किस किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती है। बट बेसिक मोटा मोटा हमने इसको एक चीज़ मोटा मोटा हमने इसको समझा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको लेखांकन शब्द की परिभाषा जो है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार मुझे जल्दी से लाइव चैट के थ्रू नोटिफाई करें यदि आपको क्लास प्रॉपर समझ आ रही है। तो आगे हम बात करते हैं लेखांकन की, कि किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए घटित घटनाओं को अंकों के क्रम में लिखे जाने को ही लेखांकन कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी खास घटना को, और यहाँ पर घटना से मतलब क्या है कि जैसे आपकी आय व्यय का रिकॉर्ड लिखना है आपको, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के साथ जो बिज़नेस चल रहा है उसमें पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, उसको कितना फ़ायदा हुआ, उसको कितना नुकसान हुआ, तो ये यदि आप रख रहे हैं तो ये एक निश्चित घटना और उस घटना को लिखने का जो क्रम है वही लेखांकन है आपका। और यहाँ पर घटनाओं से मतलब क्या है, उन समस्त क्रियाओं से होता है जिनमें आदान प्रदान हो पैसे का, मतलब हर वो चीज़ जिसमें पैसे का आदान प्रदान हो वह अकाउंटिंग के फॉर्म में, लेखांकन के फॉर्म में एक घटना के तौर पर ली जाएगी, और उस घटना को रिकॉर्ड करना ही आपका लेखांकन कहलाएगा, अकाउंटिंग कहलाएगा। आगे बात करते हैं कि सरल शब्दों में लेखांकन का आशय क्या होता है, वित्तीय लेन देन से होता है, ठीक है। मतलब वित्तीय लेन देन को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही आपका लेखांकन कहलाता है, ठीक है। और उनका वर्गीकरण करना, सारांश तैयार करना, मतलब उनकी समरी बनाना, ठीक है। और साथ ही उनको इस प्रकार प्रस्तुत करते जिससे उनका विश्लेषण व निर्वाचक हो सके। लेखांकन में सारांश का अर्थ क्या होता है, तलपट बनाने से। तलपट का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका एक प्रॉपर चार्ट बनाने से, और विश्लेषण और निर्वाचन का आधार अंतिम खाते होते हैं आपके, जो आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं, अंतिम खाते होते हैं, वही आपके विश्लेषण एनालिसिस का जो होते हैं आधार कहलाते हैं, ठीक है। जिनके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा स्थिति विवरण आदि जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को जो लाभ हानि खाता होता है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझा है, उसके बाद हमने व्यापार खाता, बिजनेस अकाउंट समझा, और बहुत सारी चीज़ें समझी, इन्हें हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में। अब हम बात करते हैं कि लेखांकन की प्रारंभिक क्रियाओं में निम्न 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपको याद हो तो ये क्वेश्चन 2017 यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में भी आ चुका, और ये क्वेश्चन को मैंने आप सभी से पूछा हुआ भी है कई बार टेस्ट सीरीज़ में, कि निम्न में से कौन सी चीज़ जो है वह अकाउंटिंग में शामिल नहीं है ना। तो वहीं पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग के प्रारंभिक क्रियाओं में 3 मेजर चीज़ें होती हैं। एक होता है अभिलेखन, जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। पहला क्या होता है दोस्तों, अभिलेखन, जिसे हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। दूसरा क्या होता है वर्गीकरण, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और तीसरा होता है संक्षेपण, जिसे हम बोलते हैं समराइजिंग। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हर बार क्वेश्चन में एक चौथा ऑप्शन दे दिया जाता है जो इन 3 चीज़ों में नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं लेखांकन की प्रारंभिक क्रियाओं की, ठीक है। तो लेखांकन की प्रारंभिक क्रिया मतलब जब आप लेखांकन इनिशिएट करते हैं, अकाउंटिंग इनिशिएट करते हैं, तो सबसे पहले जो 3 बातें आपको अपने दिमाग में रखनी होती हैं वो ये होता है कि आपको अभिलेखन करना है, मतलब रिकॉर्डिंग करनी है। अभिलेखन मतलब जो भी आपका आय या व्यय हुआ है उसे रिकॉर्ड करना, उसे लिख के रख लेना एक जगह, दैट इज़ अभिलेखन। उसके बाद वर्गीकरण। अब जैसे मान लीजिए आपने एक जगह इकट्ठा एक पेपर पर लिख लिया, 500 आपको मिले, फिर 600 आपने खर्च किए, फिर 1000 रुपये आपने कमाए कहीं से, फिर 700 रुपये आपने किसी की सैलरी दी, तो ये सारी चीज़ें आपने एक जगह लिख ली, तो ये आपका लेखांकन हो गया भाई, रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद उसका वर्गीकरण किया आपने, आय को एक तरफ रखा, व्यय को एक तरफ रखा, और फिर होता है संक्षेपण। आप समरी करेंगे आप कि भाई आय इतना हुआ, व्यय इतना हुआ, तो ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप लोग लाइव चैट जो कि आपको प्रमायर चल रहा है तो आपको लाइव चैट अवेलेबल होगी, प्लीज़ लाइव चैट के थ्रू मुझे बताते जाइए कि क्या लैंग्वेज ज़्यादा टफ तो नहीं हो रही है हिंदी में आप सभी को, ठीक है, और क्या क्लास समझ आ रही है, ये चीज़ मुझे प्यारे बच्चे सभी लोग बताते जाए, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आई होप ये जो एक पिक्चर है वो क्लियर हो गई होगी इन तीनों स्टेप की, कि जब आप अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बनाने में 3 स्टेप मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षेपण, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अभिलेखन में क्या होता है भाई, अभिलेखन में हम मेनली बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितना भी आय व्यय हुआ है, जितना भी आदान प्रदान हुआ है पैसों का, सभी लिख लेंगे, चाहे वो आय हो व्यय हो, उन सभी को एक जगह आप लिख लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन होगा कि आपने आय एक तरफ रखेंगे और व्यय एक तरफ रखेंगे, तो ये आपका वर्गीकरण हो गया। उसके बाद समराइजिंग करेंगे, आप संक्षेपण करेंगे। संक्षेपण क्या करेंगे भाई, कि आय आपकी कितनी हुई, व्यय आपकी कितनी हुई, और इससे आपको क्या लाभ या हानि हुई, तो यही संक्षेपण, और यही जो पूरी प्रक्रिया है ये आपकी अकाउंटिंग कहलाएगी। यही जो पूरी प्रक्रिया है ये आपकी
क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? अकाउंटिंग कहलाएगी। आई होप चीज़ें यहाँ तक सभी मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीन जो स्टेप हमने पढ़े हुए तीनों के तीनों स्टेप को हम ज़रा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो अब सबसे पहले स्टेप की बात करें, दैट इज़ अभिलेखन या रिकॉर्डिंग। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा दैट इज़ अभिलेखन या रिकॉर्डिंग। तो अब अभिलेखन या रिकॉर्डिंग की बात करें को लेन देन को पहली बार वही में लिखे, बही से मतलब यहाँ पर बही खाता से है, बही से मतलब क्या है यहाँ पर? बही खाते से है। ठीक है, तो लेन देन को पहली बार बही में लिखे जाने की क्रिया को अभिलेखन कहा जाता है और अभिलेखन को रोजनामचा भी कहते हैं, अर्थात जर्नल भी इसे कहा जाता है। रोजनामचा जो बोला जाता है ना, मतलब जर्नल भाषा में हम बात करें जो, जैसे कि मान लीजिए आप घर में हैं और आपने एक रफ़ कॉपी बना के रखी है और उसमें सुबह से शाम तक जितना भी खर्च होता है उसे आप लिख लेते हैं, तो उस एक कॉपी को आप क्या बोलेंगे? रोजनामचा बोलेंगे, अर्थात जर्नल बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे? जर्नल बोलेंगे। ठीक है, रोजनामचा को ही आप क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। और जर्नल में आप वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जो आप करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपने एक दुकान खोली है कपड़ों की, जिसमें आप थोक कपड़ों की बिक्री करते हैं। तो उसमें क्या होगा भाई कि आपने क्या किया, सुबह आपने दुकान खोली, तो दुकान खोलते ही साथ आपके पास एक कस्टमर आया और कस्टमर ने जो भी किया आपके साथ, एक सौदा किया आपने, उसमें आपको कुछ चीज़ सेल की, तो वो पैसा आया आपके पास, तो भाई आपकी इनकम होगी, आपने उसको लिख लिया है एक्स इनकम को। उसके बाद भाई आपने क्या किया? चाय वाय मंगाई, जो कुछ भी एक्सपेंसेस किए, जो भी छोटे बड़े एक्सपेंस थे वाई उनको लिख दिया। फिर जेड इनकम आई, फिर ए एक्सपेंडिचर, बी इनकम, इस तरह की चीज़ें थी, उन सभी को लिख लिया। तो जब आप डेली बेसिस पर, है ना, दिवसीय तौर पर क्या होते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो, तो आप इसे क्या बोलते हैं? रोजनामचा बोलते हैं। उस लेखा को क्या बोलने लगेंगे? रोजनामचा बोलने लगेंगे, जिसे जर्नल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिसे जर्नल कहा जाएगा। आई होप जर्नल वर्ड, रोजनामचा शब्द आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो रोजनामचा क्या होता है कि चीज़ों को एक दिन में हुई सारे आदान प्रदान को, जो व्यय का आदान प्रदान है या आय का आदान प्रदान है, उन सभी को एक जगह लिखना बही में, यही कहलाता है आपका रोजनामचा, और इसे ही आप अभिलेखन कहते हैं। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैं जब तीनों बताए थे आपको शॉर्ट में एक आइडिया ज़रूर दे चुका हूँ, तो यहाँ पर उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अभिलेखित मदों को अलग अलग भागों में विभाजित किए जाने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है, और वर्गीकरण को खाता या लेज़र भी कहते हैं। वर्गीकरण को खाता या लेज़र भी कहते हैं। मतलब इसको दो टर्म्स में आप समझ सकते हैं। एक तो पहले मैं जर्नल टर्म्स में समझा ही चुका हूँ, आपको फिर बता देता हूँ कि जैसे आपने रोजनामचा में या जर्नल में जितनी भी एंट्रीज डाली हैं, उन एंट्रीज़ को आपने क्या किया भाई, उन सभी की सभी एंट्रीज़ को आपने एक जगह एक सिरे से लिख लिया। उन सभी एंट्रीज़ को आपने एक जगह एक सिरे से लिख लिया, और उनको फिर आपने आय वाली एंट्रीज़ को अलग किया, व्यय वाली एंट्रीज़ को अलग किया। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया। ये क्या हो गया? आपका वर्गीकरण हो गया। अब इस वर्गीकरण को थोड़ा सा हम डिटेल में और समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए जब आप खाते बनाएंगे अपने, है ना, जैसे कि इनकम अकाउंट होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट होंगे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे आप, लाभ और हानि खाते आप बना लेंगे, और इन खातों में इनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जब आप डालने लगेंगे, स्टोर करने लगेंगे खाते में, लेज़र में, तो यही आपका कहलाने लगेगा क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन से तात्पर्य ये है कि जो भी रोजनामचा में आपने एंट्री लिखी हुई हैं, उन एंट्री को उनके सही मदों में ले जाना। मदों से मतलब होता है सही हेड्स में ले जाना। मदों से मतलब यहाँ पर क्या होता है? सही हेड्स में ले जाना। दोस्तों आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। प्लीज़ लाइव चैट के थ्रू मुझे बताते जाएं, अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दें, ताकि मेरा भी इंटरेक्शन बढ़ा रहता है दोस्तों। ठीक है, मुझे भी पता चलता रहे कि आपको समझ आ रहा है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं समराइजिंग की या संक्षेपण की। अब आपने पहले रिकॉर्डिंग भी कर ली, जितनी भी आपकी एंट्रीज थी, फिर उनको उनके मदों के आधार पर आपने लिख भी दिया, तो आपको कैटेगराइजेशन भी हो गया। अब कैटेगराइजेशन के बाद आती है समराइजिंग। अब आपको समरी देनी है। तो समरी में क्या होता है कि जो वर्गीकृत मदें होती हैं, उनको एक जगह लिखे जाने की क्रिया को संक्षेपण कहते हैं, और जहाँ पर संक्षेपण कहा जाता है उसे परिसूची में किया जाता है, दैट इज़ द ट्रायल बैलेंस, है ना। तो संक्षेपण क्या होता है? अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो ये बताया था कि संक्षेपण का मतलब ये होता है कि भाई प्रॉफिट और लॉस देख लेना कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपने जब मदें अलग अलग कर ली। तो भाई वही तो ट्रायल बैलेंस में होता है। ट्रायल बैलेंस में आपके इनकम दिखते हैं सारे हेड्स, एक्सपेंसेस दिखेंगे सारे हेड्स, और फिर आपका कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ वो दिखता है उसमें, उन सारे हेड्स को कंपेयर करके। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो आई होप ये जो तीनों वर्ड हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षेपण। किसी भी तरह का कोई भी डाउट अब आपके मन में इन तीनों चीज़ों को तो लेकर नहीं रह गया होगा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन तीनों के बाद अब हम बात करते हैं संपत्तियों की। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उन्हें भी समझते हैं, जैसे कि असेट क्या होंगे, लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है, लेनदारियाँ क्या होंगी, देनदारियाँ क्या होंगी आपकी, ठीक है। इन चीज़ों को हम समझने वाले हैं इस क्लास में, बहुत बेसिक तरीके से समझने वाले हैं क्योंकि ज़रूरी होती है। अब देखिए संपत्तियां या असेट क्या होते हैं। अब मैं ये डेफिनेशंस क्यों समझा रहा हूँ आपको, वो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम अकाउंट पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग में संपत्तियों की, असेट्स की हम बहुत बार बात करेंगे, लाइबिलिटीज़ की हम बहुत बार बात करेंगे, ठीक है। तो इनको समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये टर्म्स क्लियर होंगी तभी आप इनके साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। यदि ये टर्म्स आपकी क्लियर नहीं होंगी तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी इन चीज़ों को हैंडलेशन करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपत्तियां या असेट्स की। तो यदि हम सामान्य तौर पर बात करें तो संपत्तियां वो होती हैं जिन्हें आप अपने व्यापार के लिए खरीदते हैं और जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर या मतलब प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर आपको बिजनेस में फ़ायदा कमाने में, मुनाफा कमाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आपने एक हैंडलूम शॉप खोली या किसी भी तरह की एक शॉप खोली और उस शॉप में आपने एक गाड़ी खरीदी। उस गाड़ी से आप क्या करते हैं, लोग अपना सामान जो है वो डिलीवर करते हैं या अपने सामान की डिलीवरी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में मदद कर रही है, आपके व्यापार के मुनाफे को इम्पैक्ट कर रही है। तो यह क्या है, एक असेट है, ठीक है। अब इसे ज़रा हम डेफिनेशन लैंग्वेज में समझते हैं कि संपत्तियों से आशय उद्यम की आर्थिक स्रोत से है। मतलब किसी भी उद्यम के, किसी भी बिजनेस से किसी भी तरह का आर्थिक स्रोत यदि बना हुआ है तो वो आपकी संपत्तियां हैं, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जिन्हें आप फाइनेंशियली कंपेयर कर सकते हैं, जिन्हें आप मॉनेटरी फॉर्म में भी बता सकते हैं, पैसे के समतुल्य भी जिन्हें आप रख सकते हैं, ठीक है, जिनका एक निश्चित मूल्य होता है और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है। जो लाइन मैंने आपको बताई कि वो सभी चीज़ें जो आपको आपके इनकम बढ़ाने में, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती हैं, वो सभी आपकी संपत्तियां या असेट कहलाती है। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि संचालन व आय के अर्जन के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संपत्तियों के जो स्रोत हैं, भविष्य में हमें लाभ पहुंचाते हैं, वहीं आपकी संपत्तियां हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे मशीन ली, आपने एक कंपनी खोली और उसमें मशीन ली और मशीन से आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उत्पादन करेंगे और उत्पादन वाली चीज़ों को बेचकर आप लाभ कमाएंगे, तो एक तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। भूमि, जैसे भूमि पर आप अपनी कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी पर बिजनेस करेंगे, है ना। भवन है आपका, ट्रक है, ट्रक मतलब व्हीकल्स आदि। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये उदाहरण है आपकी संपत्तियों के। ये जो सभी चीज़ें हैं दोस्तों, ये उदाहरण है आपकी संपत्तियों के, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि संपत्तियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दो टाइप हमने संपत्तियों के बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, एक तो फिक्स्ड या टेंजिबल असेट और दूसरा होते हैं इनटेंजिबल असेट, है ना। टेंजिबल असेट हम देख चुके थे, वो असेट होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल असेट वो होते थे जिन्हें आप छू या महसूस नहीं कर सकते थे। ये तो हमने मोटा मोटा एक पढ़ के रखा है। अब जरिए ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्थायी संपत्तियों की या फिक्स्ड असेट की। स्थायी संपत्तियों की या फिक्स्ड असेट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्थायी संपत्तियों से हम बात करें तो स्थायी संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली होती हैं और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती है। मतलब स्थायी संपत्तियां वो होती हैं जो आप एक लंबे समय तक अपने बिजनेस में लेके चलेंगे और साथ में उसको विक्रय नहीं करेंगे। मतलब ऐसा आप मान के चलते हैं कि आप इसे विक्रय जो है वो नहीं करेंगे। इसके उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों को, यदि हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं भूमि को, भवन को, मशीन को आदि को। इन सभी चीज़ों को आप लंबे समय तक अपने व्यापार के साथ रखते हैं और ये जो चीज़ें हैं लंबे समय तक आपको व्यापार में फ़ायदा कमाने में मदद करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चालू संपत्तियों से, जिन्हें हम बोलते हैं करंट असेट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं चालू संपत्तियों की, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, करंट असेट बोलेंगे। अब चालू संपत्तियां या करंट असेट क्या होते हैं समझिए। चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में पुनः विक्रय के लिए या अल्प अवधि के लिए रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखी जाती है। मतलब आपने जो एसेट आज लिए, कल, एक महीने बाद या कुछ सालों बाद आप उन्हें बेच सकते हैं और उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें आप कुछ जो एसेट जो आप छोटे समय के लिए एक्वायर करके रखते हैं और बाद में उन्हें सेल कर देते हैं, तो ऐसी संपत्तियों को आप करंट एसेट कहते हैं, है ना। इन्हें चालू संपत्तियां या चक्रीय संपत्तियां या फिर परिवर्तनशील संपत्तियां भी कहा जा सकता है। तो तीनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में फंसाया जा सकता है, तो याद रखेंगे चालू संपत्तियां, चक्रीय संपत्तियां और परिवर्तनशील संपत्तियां, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं देनदार जो होते हैं आपके, डेप्टर जो होते हैं, पूर्वदत्त व्यय होगा जो आपके स्टॉक होंगे, प्राप्त बिल होंगे आदि, ये सभी चीज़ें आपकी चालू संपत्तियां कहलाती हैं।
आगे हम बात करते हैं अमूर्त संपत्तियां, जिन्हें हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट, पहले हमने देखा टेंजिबल एसेट क्या थे। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट या अमूर्त संपत्तियां वो होती हैं जिन्हें आप छू महसूस नहीं कर सकते। मतलब अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। भौतिक अस्तित्व नहीं होगा तो ना आप उन्हें छू पाएंगे, ना आप उन्हें महसूस कर पाएंगे, ठीक है, किंतु उनका मौद्रिक मूल्य ज़रूर होता है। मतलब उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू तो होती है, लेकिन फिजिकल वैल्यू उनकी नहीं होती। जैसे कि हमने देखा था, ख्याति है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है। पेटेंट क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए में पेटेंट कराया अपनी किसी चीज़ को, तो उसकी मूल्य कितना है, उसका मूल्य 10 लाख रुपए है, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है और उसका भौतिक अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो यही क्या कहलाएंगे, आपके अमूर्त या इंटेंजिबल एसेट। तो आई होप आपको अमूर्त या इंटेंजिबल एसेट भी अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं आपके? इंटेंजिबल एसेट या अमूर्त एसेट वो होते हैं जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, किंतु मौद्रिक अस्तित्व जो है वो ज़रूर होता है, जैसे ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेंट इत्यादि, ठीक है। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो रही होंगी मेरे। आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं मूर्त संपत्तियां। अभी हमने क्या पढ़ा? इंटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्तियां। अब हम उसका अपोजिट मूर्त संपत्तियां या टेंजिबल एसेट की बात करें तो इसको बिल्कुल आप लोग गैस कर सकते हैं। मैं कई बार बता ही चुका हूं अभी इसी क्लास में ही कि भाई मूर्त संपत्तियां वो होती हैं जिनकी देख तथा छुआ जा सकता है, मतलब जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, वो संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। अब याद रखना है कि जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट होते हैं ये आपके फिक्स्ड एसेट के टाइप होते हैं, मतलब जो स्थायी संपत्ति होती है उसके ही प्रकार होते हैं आपकी मूर्त और अमूर्त संपत्तियां। याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मूर्त संपत्तियां जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब जिनका भौतिक स्वरूप एवं भौतिक अस्तित्व होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे भूमि है, भवन है, मशीन है, संयंत्र है, उपस्कर हैं, स्टॉक है इत्यादि। तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, भौतिक अस्तित्व अपना रखते हैं, इसीलिए ये आपके मूर्त संपत्तियां हैं, टेंजिबल एसेट, इन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी अगली, दैट इज़ दी क्षयशील संपत्तियाँ। क्षयशील संपत्तियाँ, ठीक है। क्षयशील संपत्तियाँ क्या होती हैं? आपकी वेस्टिंग असेट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका वास्टिंग असेट, जिनका कि क्या हो सकता है भाई, भविष्य में क्षय हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जिनको आप उपयोग करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे भाई, आप कम होते जाएंगे। जैसे भवन है, भवन को आप सालों तक चलाते जाएंगे तो ऐसा नहीं कि 10 कमरे से 8 कमरे हो जाएंगे वो कभी 100 साल में या 25 साल में, ऐसा नहीं होगा। भवन जितनी जगह में है, जितना बड़ा उतना ही बड़ा रहेगा, उतनी जगह में ही रहेगा। लेकिन क्षयशील संपत्तियाँ वो होती है, देखिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि संपत्तियों से आप आय कमाते हैं, ठीक है, मुनाफा कमाते हैं। तो लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनसे आप मुनाफा कमाते जाएंगे लेकिन उनका क्षय नहीं होगा। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसी होती है कि जैसे जैसे आप उनसे मुनाफा कमाते जाएंगे उनका क्षय होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि खदानें हैं, खदानों में आप खोदेंगे, मान लीजिए कोयले की खदान है, तो उससे आप कोयला निकालेंगे, बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो जो खदान है वो आपकी क्या है, वो जो खदान है आपकी वो आपका एक असेट है। क्यों? क्योंकि उससे आप लाभ कमा रहे हैं, उससे आप आय कमा रहे हैं, लेकिन उसको जैसे जैसे आप उपयोग करते जा रहे हैं उसमें उसकी आय देने की क्षमता जो है कम होती जाएगी। क्यों? मान लीजिए कोई आपकी एक खदान है जिसकी 100 मीट्रिक टन कोयला प्रदान करने की क्षमता है, तो जैसे जैसे आप उसमें से कोयला निकाल के बेचते जाएंगे वैसे वैसे उसका क्षय होता जाएगा और एक समय आने पर वो आपका जो असेट है वो ख़त्म हो जाएगा। 100 मीट्रिक टन के बाद वो उसमें कोयला नहीं बचेगा, तो उस जो आपकी असेट है, जो आपकी संपत्ति, उसका क्या हो गया, ह्रास हो गया, उसका क्षय हो गया। तो यही कहलाती हैं आपकी क्षयशील संपत्तियां। तो वे संपत्तियां जो प्रयोग या उपयोग के कारण घटती हैं, नष्ट हो जाती है। जैसे मकान का उपयोग करने के साथ साथ वो घटता या क्षय नहीं होता, लेकिन तेल के कुएं से तेल निकालने पर, खदानों से खदान निकालने पर, ठीक, उनका क्या होता जाता है, क्षय होता जाता है। तो ये क्षयशील संपत्तियां आपकी कहलाती हैं। आई होप क्षयशील संपत्तियां आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी प्यारे बच्चों को मेरे। आगे बात करते हैं हम। अब बात कर लेते हैं कि लेनदार क्या होता है। हमने असेट देखिए, लाइबिलिटीज़ में आपको बता देता हूँ जल्दी से। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं आपकी भाई? लाइबिलिटीज़ आपकी वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, जो आपकी नहीं है, ठीक है, जिन्हें आपको वापस करना है। जैसे कि आप एक किसी से उधार लिए हुए हैं पैसा, तो वो आपकी एक लाइबिलिटी है, वो आपको चुकाना पड़ेगा। भले ही वो पैसा आज आपके पास है लेकिन वो पैसा आपको चुकाना है, तो दैट इज़ योर लाइबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं कि लेनदार क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनियां, निगम आदि को उधार क्रय करने के लिए, ऋण के लिए व्यापारी धन देता है, वे व्यापारी के लेनदार कहलाते हैं। मान लीजिए
कि आप किसी को पैसा उधार देते हैं, ठीक है, तो वो आपके लेनदार कहलाएंगे, क्योंकि आपको उनसे पैसा लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया तो वो आपके लेनदार कहलाएंगे, वो आपके क्रेडिटर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वही पैसा आपको वापस देंगे, तो वो आपके क्रेडिटर कहलाएंगे, ठीक है। अब डेप्टर क्या होते हैं? डेप्टर वो होते हैं वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनियां, निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है अथवा जिनके पास संस्था की राशि देय होती है, उन्हें डेप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन है भाई? क्रेडिटर और डेप्टर आप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी चीज़ें हैं वो आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको बहुत बेसिक जो चीज़ें मैंने हिंदी में समझाई हैं, बहुत टाइम से आप सभी प्यारे बच्चों का डाउट आ रहा था अकाउंटिंग को लेकर, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप लेनदार और देनदार आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनियां, निगम आदि को उधार के लिए ऋण के लिए व्यापारी धन देता है, वे व्यापारी के लेनदार कहलाते हैं। वे व्यापारी के क्या कहलाएंगे? लेनदार। और वहीं वे व्यक्ति, संस्था, धर्म, फर्म, कंपनियां, निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है, वह जिनके पास संस्था की राशि होती है, उन्हें डेबिटर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यहाँ पर चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस क्लास में मज़ा आया नहीं आया, हिंदी में चीज़ें समझ आई या नहीं आई, अपने फीडबैक ज़रूर दें, और इसी के आधार पर हमारी आगे की क्लासेस को भी कंटिन्यू रखेंगे। और प्लीज़ नॉलेज स्काई के वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी सेवा में और हमारी जो फ्री कोर्सेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू गाइस।